Hello learners, welcome back to our channel. I am your economics teacher Shivani and I welcome you all to our channel Remarkable Studies. In last part of our chapter, we discussed about two topics. First one is introduction and meaning of microeconomics and second one is introduction and meaning of macroeconomics. In today's video we are going to discuss two important questions. सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेकेंडली हम पढ़ेंगे हमें कुछ कंसेप्ट्स बताए होंगे और हमने उनका आंसर देना है कि ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है या फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो है वो पार्ट बनेंगे. जो हमारा ये सेकंड क्वेश्चन होगा जो आज हम डिस्कस करेंगे ये आपके 1 मार्क टाइप क्वेश्चन से जो है वो रिलेट करेगा. अब सबसे पहले बात करते हैं डिफरेंस के क्वेश्चन की. डिफरेंस को एग्ज़ाम में अटैम्प्ट किस तरह से किया जाता है. मैक्सिमम टाइम्स बच्चे क्या करते हैं डिफरेंस अटैम्प्ट करते टाइम, जैसे मान लीजिए हम डिफरेंस लिखने जा रहे हैं माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का, तो बच्चे क्या करते हैं एक पैराग्राफ जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का पेपर में बना देते हैं और सेकंड पैराग्राफ जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो है वो बना देते हैं और इस तरह से अपना डिफरेंस जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं. बट ये तरीका डिफरेंस अटैम्प्ट करने का बिल्कुल ही रॉन्ग है. ऐसे कभी भी डिफरेंस जो है वो आप पेपर में जो अटैम्प्ट है वो ना करें, ये गलत वे है. अब अगर डिफरेंस ऐसे अटैम्प्ट नहीं करना है तो फिर डिफरेंस किस तरह से अटैम्प्ट करना है ये हम आज की वीडियो में समझेंगे. अभी मैं आपको जिस तरह से पूरा डिफरेंस माइक्रो एंड मैक्रो के बीच में समझाऊंगी आपको उसी वे में ही जो है वो एज इट इज़ डिफरेंस जो है वो अपने पेपर में नोट डाउन कर देना है. ओके मैं आपको एट द लास्ट ये भी बता दूंगी कि 4 मार्क्स में आप कितना लिखेंगे, ठीक है, और 6 मार्क्स के क्वेश्चन में आप कितने पॉइंट्स मेंशन करेंगे. ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. सबसे पहले जब भी डिफरेंस का क्वेश्चन अटैम्प्ट करें आप अपने एग्ज़ाम में तो इस तरह से 3 आपके कॉलम्स बनेंगे. सबसे पहला कॉलम आपको बनाना है बेसिस ऑफ डिफरेंस का, ये आपका फर्स्ट कॉलम बनेगा. उसके बाद सेकंड कॉलम है माइक्रो इकोनॉमिक्स का एंड थर्ड कॉलम है मैक्रो इकोनॉमिक्स का. ओके आप चाहें तो जो ये सेकंड और थर्ड कॉलम है इन्हें शफल भी कर सकते हैं, मैक्रो का आगे ले जाइए माइक्रो का पीछे ले जाइए, बट जो बेसिस ऑफ डिफरेंस का कॉलम है वो ऑलवेज़ फर्स्ट नंबर के ऊपर ही लिखेगा. बनाएंगे हम बेसिस ऑफ डिफरेंस में हम मेंशन करेंगे कि जो हमारा ये डिफरेंस है माइक्रो और मैक्रो में उनके क्या क्या रीज़न्स हैं, वो सारे पॉइंट्स हम बेसिस ऑफ डिफरेंस में मेंशन करते हैं. एक और बात का ध्यान रखें, अपने पूरे पेज को जितना आपके पास पेज हो उसे इक्वल 3 सेक्शंस में जो है वो डिवाइड कर ले डिफरेंस अटैम्प्ट करने के लिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक कॉलम आपका बहुत ज़्यादा छोटा हो जाए, एक कॉलम आपका बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाए. ऐसा भी बिल्कुल नहीं करना है. आप चाहें जो बेसिस ऑफ डिफरेंस है वो थोड़ा छोटा कॉलम बना सकते हैं, बट माइक्रो और मैक्रो का जो है वो बिल्कुल दोनों का इक्वल कॉलम जो है वो होना चाहिए. ओके एक सिमेट्री जो है वो आपके क्वेश्चन में नज़र आनी चाहिए अटैम्प्ट करते टाइम. ओके अब डिफरेंस को समझना कैसे है, ठीक है, देखते हैं. फर्स्ट पॉइंट है हमारा यहाँ पर मीनिंग का. ऑलवेज़ आप किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी टॉपिक के ऊपर डिफरेंस लिखें, ऑलवेज़ उसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो हमेशा मीनिंग का बनता है. ऑलवेज़ मीनिंग का. मीनिंग में हम बताएंगे दोनों का मतलब क्या है. माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ेंगे इट इज़ द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स ऑफ एन इकोनॉमी एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं इट इज़ द स्टडी ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल. हमने लास्ट पार्ट में भी यही मीनिंग पढ़ा है. आप चाहें तो जो मीनिंग आप हमने लास्ट वीडियो में समझा था आप एज इट इज़ वही मीनिंग भी जो है वो दोनों का यहाँ पर लिख सकते हैं. मैक्सिमम पॉइंट्स मैंने जितने भी इस पार्ट में इंक्लूड किए हैं वो सारे के सारे मैंने लास्ट पार्ट में इंट्रोडक्शन में समझाए हैं. अगर आपने वो पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख ले, आपको डिफरेंस और भी ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा. वीडियो का लिंक मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं. माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल यूनिट्स को स्टडी करते हैं, सिर्फ एक यूनिट को, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पूरी की पूरी इकोनॉमी को एज अ होल इन टोटल जो है वो स्टडी करते हैं. सेकंड पॉइंट है हमारा टर्म. जो माइक्रो वर्ड है माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो माइक्रो वर्ड है ये ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड माइक्रोज से लिया गया है जिसका मतलब होता है स्मॉल, और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का मैक्रो वर्ड है ये वर्ड भी ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड मैक्रो से लिया गया है जिसका मतलब होता है लार्ज.
ये भी हमने लास्ट पार्ट में डिस्कस किया है। थर्ड बेसिस ऑफ डिफरेंस है अल्टरनेटिव नेम। अल्टरनेटिव नेम का मतलब होता है दूसरा नाम। माइक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम जो है वो प्राइस थेरी है, क्योंकि हमारी इकॉनमी में हर एक गुड का या फिर हर एक सर्विस का क्या प्राइस होने वाला है वो सब कुछ हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में ही जो है वो डिसाइड करते हैं। दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्राइस थेरी। और मैक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम है थेरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। हमारी पूरी इकॉनमी की इनकम कितनी है या हमने रिसोर्सेज को किस तरह से यूटिलाइज़ किया है, एम्प्लॉय किया है, इन सभी बातों को जो है वो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में समझते हैं। दैट्स वाई इसे थेरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट भी जो है वो कहा जाता है। सो लर्नर्स, ये थे फर्स्ट 3 पॉइंट्स आपके डिफरेंस के। ये आपको डिफरेंस इसी तरह से जो है वो अपने एग्ज़ाम में अटैम्प्ट करना है। चलिए आगे हम कुछ और पॉइंट्स डिस्कस करते हैं दोनों के डिफरेंस के। नेक्स्ट है हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ स्टडी, या फिर आप टूल्स भी कह सकते हैं या फिर आप वेरिएबल्स भी जो है वो कह सकते हैं। तीनों में से आप कोई भी नाम जो है वो यूज़ कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। हमने लास्ट पार्ट में वेरिएबल्स पढ़े थे। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स को समझने के लिए हम किन वेरिएबल्स की यूज़ करते हैं, उन्हीं वेरिएबल्स के नाम जो है वो मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं। मेन इंस्ट्रूमेंट्स हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के कंज्यूमर डिमांड एंड प्रोड्यूसर्स सप्लाई, एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के मेन इंस्ट्रूमेंट्स हैं एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। आप चाहें तो सभी मैक्रो वेरिएबल्स या माइक्रो वेरिएबल्स में से कोई भी नाम जो है वो यहाँ पर लिख सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। ओके, नेक्स्ट 5th पॉइंट है हमारे पास मोटिव का। मोटिव क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स का और मैक्रो इकोनॉमिक्स का। हम क्यों पढ़ रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स को या फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स को, या इन्हें अंडरस्टैंड करना क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स का देखेंगे। इट फोकसेस ऑन मैक्सिमाइजेशन ऑफ पर्सनल गेंस। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मोटिव होता है जो हमारे पर्सनल गेंस हैं हम उन्हें जो है वो मैक्सिमाइज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा करें। ये जो है वो एम होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल यूनिट को स्टडी करते हैं, सिर्फ किसी एक प्रोड्यूसर को, किसी एक कंज्यूमर को। अगर एक कंज्यूमर है, कंज्यूमर का मेन मोटिव क्या होगा कि उसकी जो सेटिस्फेक्शन है, ठीक है, जो भी उसने गुड या सर्विसेज कंज्यूम करने हैं, वहाँ से मिलने वाली जो यूटिलिटी है, जो सेटिस्फेक्शन है, वो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा हो। एक प्रोड्यूसर का भी यही मोटिव है, जब भी वो सप्लाई करे उसका जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। सो यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स में मैक्सिमाइजेशन ऑफ पर्सनल गेन्स जो है वो हमारा एक मोटिव बनता है। जहाँ पर भी एक सिंगल पर्सन बन जाएगा, हो जाएगा, सिंगल पर्सन का ऑलवेज़ मोटिव जो है वो अपना फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा करना ही बन जाता है। बट अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें, मैक्रो इकोनॉमिक्स फोकस करता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल वेलफेयर के ऊपर। हमने पढ़ा था मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पूरी की पूरी इकॉनमी की जो है वो बात कर रहे हैं। हमारी इकॉनमी में जितने भी लोग हैं हम उन सभी को मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो है वो इंक्लूड कर रहे हैं। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में अगर हम सभी लोगों को इंक्लूड कर रहे हैं तो हम क्या चाहेंगे कि सभी लोगों के पास सारी की सारी ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो अवेलेबल हो, उनका जो वेलफेयर है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, सभी के पास पैसे हों, ठीक है, सभी के पास रहने के लिए अच्छा घर हो, सभी के पास जॉब्स हो, सभी की सारी जितनी भी नीड्स हैं, डिमांड्स हैं, वो सारी की सारी जो है वो फुलफ़िल हो जाए। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो है वो मोटिव होता है। इट फोकसेस ऑन सोशल वेलफेयर, मीन्स इकॉनमी के सभी लोग हैं, उनकी सारी नीड्स जो है वो फुलफ़िल हो जाएं। ये जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का मोटिव बनता है। नेक्स्ट है हमारे पास डिटर्मिनेंट। माइक्रो इकोनॉमिक्स या मैक्रो इकोनॉमिक्स में बेस हमारे पास क्या बनता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो मेन डिटर्मिनेंट है वो प्राइस है। जैसे आपने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा है, ठीक है, लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ा है, इनका जो मेन डिटर्मिनेंट है वो प्राइस है। अगर लॉ ऑफ डिमांड को देखा जाए तो हम उसमें फाइंड आउट करते हैं प्राइस के चेंज होने से डिमांड के ऊपर क्या अफेक्ट आया। तो प्राइस हमारा एक डिटर्मिनेंट बन गया इस लॉ का। अगर लॉ ऑफ सप्लाई की बात करें तो प्राइस के चेंज होने से सप्लाई के ऊपर क्या अफेक्ट आया, ये भी हमारा एक डिटर्मिनेंट बन जाएगा प्राइस।
सो बेसिक माइक्रो इकोनॉमिक्स में जितने भी हम लॉज डिफाइन करते हैं, मैक्सिमम लॉज हम प्राइस की हेल्प से ही जो है वो डिसाइड करते हैं. सो प्राइस इज़ द डिटर्मिनेंट टू सॉल्व प्रॉब्लम्स. एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में इनकम जो है वो हमारा एक इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट बनता है. अब आगे आने वाले चैप्टर्स में भी पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में कि हम सभी कंसेप्ट्स को विद द हेल्प ऑफ इनकम जो है वो डिसाइड करते हैं. जैसे अगर किसी पर्सन की इनकम 100 है तो उसने इसमें से कितनी इनकम कंज्यूम कर ली, कितनी इनकम उसने जो है वो सेव कर ली, ये सब कुछ हम इनकम की हेल्प से जो है वो डिफ़ाइन करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में. सो इनकम जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का मेन डिटर्मिनेंट बन जाता है. नेक्स्ट 7th पॉइंट है हमारे पास इकोनॉमिक एजेंट्स. इकोनॉमिक एजेंट्स का मतलब होता है वो पर्सन्स जो डिसीजंस लेते हैं, उन्हें हम इकोनॉमिक एजेंट्स कहते हैं. अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो हम इसमें इंडिविजुअल यूनिट की बात कर रहे हैं, एक प्रोड्यूसर है या फिर एक कंज्यूमर है. तो जब एक पर्सन है तो वो अपने डिसीजंस भी जो है वो खुद लेगा. एक कंज्यूमर अपने डिसीजन खुद लेगा, उसने कहाँ पर कंज्यूम करना है, कितना कंज्यूम करना है. एक प्रोड्यूसर भी अपना डिसीजन खुद लेगा, उसको कितने प्राइस पे कितने यूनिट्स जो है वो सेल करने हैं. सो माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो इंडिविजुअल्स होते हैं, जो हमारे इंडिविजुअल यूनिट्स हैं, वही जो है वो हमारे इकोनॉमिक एजेंट्स भी जो है वो बन जाते हैं. फॉर एग्जांपल कंज्यूमर्स है और प्रोड्यूसर्स है. ओके. और अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें, अब मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम सभी लोगों की बात कर रहे हैं. अगर सभी लोग ही जो है वो अपने डिसीजंस अपने आप लेने लग जाएंगे तो हमारी इकोनॉमी में कोई भी जो है वो यूनिफॉर्मिटी, एक सारता जो है वो नहीं होगी. सभी अपने अकॉर्डिंग काम करेंगे, सभी एक दूसरे को एक्सप्लॉइट करना जो है वो स्टार्ट कर देंगे. सो एक्सप्लॉइटेशन को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, हम हमारी इकोनॉमी को कुछ ग्रुप्स में जो है वो डिवाइड कर देते हैं और हर ग्रुप का एक रिप्रेजेंटेटिव जो है वो अपॉइंट कर देते हैं. ठीक है, एक डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी हम अपॉइंट कर देते हैं, वही जो है वो अपने ग्रुप के लिए जो है वो पूरे डिसीजंस ले सकती है. फॉर एग्जांपल, इसे एक एग्जांपल से समझते हैं. एग्जांपल लेते हैं आरबीआई की. आरबीआई स्टैंड्स फॉर रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया. हमारी कंट्री का जितना भी बैंकिंग सिस्टम है, जितने भी बैंक्स हैं, वो सभी के सभी जो है वो आरबीआई के अंडर जो है वो काम करते हैं. आरबीआई जो रूल्स बना देता है बैंक्स के लिए, सभी बैंक्स के लिए वो रूल्स मानना कंपलसरी है, मैंडेटरी है. कोई भी बैंक चाहे छोटा है या बड़ा है, वो उन डिसीजंस को मानने से मना नहीं कर सकता. सभी को वही रूल्स जो है वो फॉलो करने पड़ेंगे. अब एक आरबीआई है जो सभी के लिए रूल्स बनाएगा, सभी सेम रूल्स फॉलो करेंगे तो हमारी इकोनॉमी में एक यूनिफॉर्मिटी होगी, सब एक सारता से काम जो है वो हो पाएगा. यही अगर बात करें सेबी की, सेबी स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. हमारा जितना भी शेयर मार्केट है, सारा जो शेयर मार्केट है वो सेबी के अकॉर्डिंग ही जो है वो रन होता है. सेबी ही शेयर मार्केट को जो है वो रेगुलेट करता है. जो रूल्स सेबी बनाता है शेयर मार्केट में, वही रूल्स जो है वो फॉलो किए जाते हैं. 3rd नंबर पे है हमारे पास TRAI. इसकी फुल फॉर्म है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया. जितना भी हमारा टेली कम्युनिकेशन सेक्टर है, टीवी है, रेडियोज़ वगैरह है, टेलीफोन्स वगैरह है, ये सब कुछ जो है वो इसी अथॉरिटी के अंडर जो है वो ट्राई के अंडर जो है वो आते हैं. जो रूल्स ये बना देते हैं वही रूल्स हम सबको भी फॉलो जो है वो करने पड़ते हैं अगर हम इस सेक्टर में जो है वो वर्क कर रहे हैं. ओके लर्नर्स, आई होप आपको इकोनॉमिक एजेंट्स का मतलब क्लियर हो गया होगा. ठीक है, इकोनॉमिक एजेंट्स वो पर्सन्स हैं जो डिसीजन लेते हैं काम करने के लिए. माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल यूनिट्स अपने डिसीजंस खुद लेते हैं, बट मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम जो है वो एक ग्रुप बना देते हैं और उस ग्रुप का एक रिप्रेजेंटेटिव बना देते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव अपने ग्रुप के लिए जो है वो डिसीजंस लेता है. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मेथड ऑफ स्टडी. माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस को यूज़ करते हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम जर्नल इक्विलिब्रियम एनालिसिस को यूज़ करते हैं. अब इन दोनों का मतलब क्या है, यहाँ पे मैंने ये मतलब आपको समझाने के लिए लिखा है, आप समझ लें. आप चाहे तो इसे अपने आंसर में स्किप भी कर सकते हैं अगर डिफरेंस का आएगा. ओके, पर समझ ज़रूर लें क्योंकि ये 1 मार्क में जो है वो पूछा जा सकता है. पार्शियल का मतलब होता है एक तरफा, जो कंप्लीट ना हो, ठीक है, इनकम्प्लीट हो, उसके लिए हम पार्शियल वर्ड जो है वो यूज़ करते हैं. पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस मीन्स
to show the effect of one factor on the study assuming other factors constant. It means, इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा है +1 में। लॉ ऑफ डिमांड में क्या बताया जाता है, प्राइस के चेंज होने से डिमांड के ऊपर क्या अफेक्ट आएगा, ये हम लॉ ऑफ डिमांड में जो है वो एक्सप्लेन करते हैं। बट सिर्फ प्राइस ही एक ऐसा फैक्टर नहीं है जो डिमांड को अफेक्ट करता है। प्राइस के अलावा इनकम ऑफ द कंज्यूमर, एक्सपेक्टेशंस ऑफ द कंज्यूमर्स, पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, चाहे सब्सटीट्यूट गुड्स हैं चाहे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, नंबर ऑफ़ यूजेस, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, फैशन एंड ट्रेंड, ये सारे फैक्टर्स भी डिमांड को इक्वली जो है वो अफेक्ट करते हैं। बट टू एक्सप्लेन अ लॉ हम क्या करते हैं कि सिर्फ एक फैक्टर में चेंज शो करते हैं और बाकी सभी फैक्टर्स को जो है वो कांस्टेंट बना लेते हैं स्टडी को प्रूव करने के लिए। इसे हम पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस कहते हैं, जिसमें सिर्फ एक फैक्टर में चेंज किया, जैसे प्राइस में चेंज किया, और बाकी सारे फैक्टर्स चाहे इनकम है, एक्सपेक्टेशंस है, पॉपुलेशन है, नंबर ऑफ़ यूजेस है, इन सभी को हमने कांस्टेंट बना लिया। इसे पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस जो है वो कहा जाता है। पर अगर हम जर्नल इक्विलिब्रियम एनालिसिस की बात करें, जर्नल का मतलब होता है पूरी तरह से। अगर आपको याद हो, पिछले पार्ट में हमने मैक्रो वेरिएबल थ्योरी में भी पढ़ा है, थ्योरी ऑफ जर्नल प्राइस लेवल। आपको उसका मतलब बताया था, हमारी इकोनॉमी में टोटल जितने भी गुड्स या सर्विसेज हैं उनका प्राइस जर्नल इक्विलिब्रियम प्राइस में जो है वो इंक्लूड किया जाता है। तो जर्नल इक्विलिब्रियम एनालिसिस का मतलब बनेगा जितने भी फैक्टर्स हमारी इकोनॉमी को अफेक्ट कर सकते हैं, हम उन सभी फैक्टर्स को इक्वल इम्पोर्टेंस देते हैं, इक्वली उन्हें समझने की कोशिश जो है वो हम करते हैं। किसी भी फैक्टर को हम अपने आप जो है वो कांस्टेंट नहीं बनाते हैं। अगर 100 फैक्टर्स हमारी इकोनॉमी को अफेक्ट कर रहे हैं तो हम 100 फैक्टर्स को जो है वो स्टडी करेंगे। जब सभी फैक्टर्स को स्टडी किया जाता है थॉरली, तब हम उसे जर्नल इक्विलिब्रियम एनालिसिस कहते हैं। जर्नल का मतलब होता है पूरी तरह से, थ्रू आउट या फिर थॉरली वर्ड जो है वो जर्नल के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, so journal equilibrium analysis means interdependence among macroeconomic variables like total income, total output, total consumption and total saving। हर एक फैक्टर जो है वो आपस में किस तरह से इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऊपर कैसे डिपेंड करता है, ये सब कुछ हम जर्नल इक्विलिब्रियम एनालिसिस में समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास सेंट्रल प्रॉब्लम्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में बेसिकली हम किस प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करते हैं? माइक्रो में हम सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज से रिलेटेड, और इनसे रिलेटेड प्रिंसिपल एंड पॉलिसीज़ को फॉलो किया जाता है। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या डिसाइड करते हैं, क्या हम प्रॉब्लम को रिमूव करने की कोशिश करते हैं। प्रॉब्लम रिलेटेड टू डिटर्मिनेशन ऑफ लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, हमने रिसोर्सेज को किस तरह से एम्प्लॉय किया है, यूज़ किया है, यूटिलाइज़ किया है, इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में फाइंड आउट करते हैं। जो आपके ये दो टॉपिक है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसका करेंगे इसी पार्ट में, उसमें हम इन्हें डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज़ एग्रीगेशन। एग्रीगेशन का मतलब होता है किसी के साथ जोड़ना, सम करना, प्लस करना, उसे हम एग्रीगेशन कहते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेशन होती है बट लिमिटेड डिग्री की होती है, बट कम होती है। बट अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स में देखा जाए सो देयर इज़ अ वास्ट डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। इसमें जो एग्रीगेशन होती है, टोटल होता है या सम होता है, प्लस हम करते हैं, वो वास्ट लेवल पे होता है, बहुत ज़्यादा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑल इंडस्ट्रीज़ या फिर नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का मतलब होता है हमारे पूरे नेशन की टोटल इनकम जो है वो कितनी है। अगर हमारी इकॉनमी में 100 करोड़ पीपल हैं, ठीक है, जो काम कर रहे हैं, उन 100 करोड़ की टोटल कितनी इनकम है वो हमारी नेशनल इनकम बनेगी। सो देयर इज़ अ वास्ट डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। हमने सभी लोगों की इनकम का टोटल किया, उसके बाद हमें नेशनल इनकम मिलेगी। इसके अलावा ऑल इंडस्ट्रीज़, जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं हमारी
इकॉनमी में, चाहे शुगर इंडस्ट्री है, पावर इंडस्ट्री है, फ्यूल इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, कोई भी इंडस्ट्री है हमारी इकॉनमी में, जब हम उन सभी इंडस्ट्रीज़ को इकट्ठा कर देते हैं तब वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट बनता है. सो देयर इज़ अ वास्ट डिग्री ऑफ एग्रीगेशन अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स, बट माइक्रो इकोनॉमिक्स में लिमिटेड होती है. जैसे फॉर एग्जांपल हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडस्ट्री को इंक्लूड करते हैं कि अगर एक इंडस्ट्री की बात हो रही है तो एक इंडस्ट्री माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट बनेगी. इंडस्ट्री कैसे बनती है? इंडस्ट्री इज़ द एग्रीगेशन ऑफ फर्म्स. जब हम फर्म्स का टोटल कर देते हैं, ठीक है, मान लीजिए 10 फर्म्स हैं, 10 फर्म्स को जब इकट्ठा कर दिया जाएगा तब जो है वो 10 फर्म्स मिलके एक इंडस्ट्री फॉर्म करती हैं. ओके, सो यहाँ पे इंडस्ट्री बताने के लिए फर्म्स को जोड़ना पड़ा, बट सिर्फ एक इंडस्ट्री बनाने के लिए. सो एक यूनिट बनाने के लिए जो है वो हमने यहाँ पे एग्रीगेशन किया है, तो लिमिटेड एग्रीगेशन है. बट मैक्रो इकोनॉमिक्स में देयर इज़ अ वास्ट डिग्री ऑफ aggregation. Okay learners, so this was all the 10 points related to the difference of microeconomics and macroeconomics. I hope आपको क्लियर हो चुके होंगे सारे पॉइंट्स. कोई भी डाउट हो तो आप चाहे तो इससे जो पहले का पार्ट है वो चेक कर सकते हैं, या फिर आप अपना डाउट जो है वो हमें कमेंट सेक्शन में भी जो है वो बता सकते हैं, एंड वी विल ट्राई टू क्लियर ऑल योर डाउट्स कम्प्लीटली. अब आपको एक और पॉइंट बता दूं, अगर आपको ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में पूछा जाएगा तो आपने ध्यान रखना है आपने कोई 5 पॉइंट्स जो हैं वो मेंशन करने हैं अपने आंसर में. बट अगर आपको ये क्वेश्चन लॉन्ग में पूछा जाता है तो आपने 7 to 8 पॉइंट्स जो है वो वहाँ पे लिख देने हैं. ओके, और लिखेंगे इसी वे में जैसे मैंने आपको अभी जो है वो यहाँ पे समझाया है. 3 कॉलम्स बना के ही जो है वो हम इसे एक्सप्लेन करेंगे. चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. अब यहाँ पे आपको कुछ कंसेप्ट्स बताए हैं और आपने बताना है कि ये कंसेप्ट्स माइक्रो का पार्ट है और मैक्रो का पार्ट है. सबसे पहले है हमारे पास आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय अ कॉटन मिल. एक कॉटन मिल है जहाँ पे आउटपुट प्रोड्यूस किया गया है. हमने बताना है ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है या फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है. ये जो आपका फर्स्ट पॉइंट है ये आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट बनेगा. नोट कर लें, माइक्रो इकोनॉमिक्स का बनेगा ये पहला पार्ट. क्यों माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट बनेगा? क्योंकि देखिए यहाँ पे जो प्रोडक्शन की गई है वो कहाँ पे की गई है? कॉटन मिल में की गई है. कॉटन मिल, अब देखिए सिंगुलर है या प्लूरल, एक कॉटन मिल है या एक से ज़्यादा कॉटन मिल है? एक से ज़्यादा कॉटन मिल नहीं है, सिर्फ एक कॉटन मिल है. तो एक इंडिविजुअल यूनिट की बात हो रही है जिसने काम किया है, और इंडिविजुअल यूनिट्स को हम जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट जो है वो बनाते हैं. सो ये फर्स्ट पॉइंट माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट बनेगा. आउटपुट से कंफ्यूज नहीं होना है कि जो आउटपुट है वो तो ज़्यादा है तो मैक्रो का पार्ट होना चाहिए. आउटपुट ऑलवेज जो है वो प्लूरल में होता है. हम कभी भी एक यूनिट प्रोड्यूस नहीं करते, एक से ज़्यादा यूनिट्स जो है वो सेल करने के लिए प्रोड्यूस किए जाते हैं. आपने ध्यान रखना है जहाँ पर काम किया गया है या फिर जिसने काम किया है वो सिंगुलर है या फिर प्लूरल है. ठीक है, अगर ये दोनों पॉइंट्स में से आपको कोई भी एक पॉइंट मिलता है, अगर वो सिंगुलर है तो इट मीन्स माइक्रो इकोनॉमिक्स है, अगर प्लूरल है तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट बन जाएगा. उसके बाद सेकेंड पॉइंट है हमारे पास प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ गोल्ड ज्वेलरी. गोल्ड ज्वेलरी का जो प्राइस अगर डिसाइड किया जाए तो वो माइक्रो का पार्ट बनेगा या फिर मैक्रो का पार्ट बनेगा. यहाँ पर आपको पहले 2 वर्ड्स प्राइस डिटर्मिनेशन से ही क्लियर हो जाएगा कि ये भी जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट बनेगा. हमने अभी डिफरेंस में भी पढ़ा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स को जो है वो प्राइस थ्योरी कहा जाता है, जिसमें किसी भी गुड या फिर सर्विस का जो है वो प्राइस डिसाइड होता है. सो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो है वो पार्ट बनेगा. हमें हमेशा जो है वो हर एक एक्सप्लेनेशन याद नहीं रहती है, तो हमेशा की वर्ड्स को ध्यान में ज़रूर रखा करो. जो इंट्रोडक्शन में हम पढ़ते हैं उनसे ही जो है वो 1 मार्क के क्वेश्चंस जो है वो क्लियर हो जाते हैं. ओके, सो यहाँ से हमें क्लियर हो गया कि प्राइस डिटर्मिनेशन जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट बनता है. ठीक है, अगर आप ध्यान दें यहाँ पे बात गोल्ड ज्वेलरी की हो रही है. गोल्ड ज्वेलरी जो है वो कोई एक गुड का नाम है गोल्ड जिसका प्राइस डिसाइड करना है. ठीक है, या फिर जिसका प्राइस डिसाइड हो रहा है. अब यहाँ पे किसी एक गुड का प्राइस डिसाइड हो रहा है, सिंगल गुड है तो इंडिविजुअल यूनिट है, सो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट बन जाएगा.
पूरी हमारी इकॉनमी में गोल्ड का क्या प्राइस होगा वो जो है वो यहाँ पे डिसाइड हो रहा है, और पूरे का पूरा जो गोल्ड होता है वो एक ही गुड जो है वो माना जाता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 3 पॉइंट्स जो है वो स्टडी किए हैं। पहले 2 पॉइंट से आपने ध्यान रखना है कहाँ पर, अगर मैं आपको हिंदी में लिखवा दूँ आप हिंदी में भी लिख लीजिए, कहाँ पर काम किया गया है और किसने काम किया है। ठीक है, हमें इन 2 पॉइंट्स का आंसर ढूंढना है, प्लस हमें नंबर ऑफ़ गुड्स एंड सर्विसेज का ढूंढना है कि जो नंबर ऑफ़ गुड्स या सर्विसेज हैं वो सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। अगर सिंगुलर में है तो फिर माइक्रो, अदरवाइज मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट बनेंगे। थर्ड पॉइंट है जर्नल प्राइस लेवल। जर्नल का मतलब होता है ओवरऑल, मींस पूरे का पूरा। जर्नल प्राइस लेवल का मतलब है हमारी इकॉनमी में जितने भी गुड्स या सर्विसेज हैं उन सभी का जो है वो हमारी इकॉनमी में क्या प्राइस है उसे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में ही जो है वो स्टडी करते हैं, क्योंकि सभी गुड्स या सर्विसेज के प्राइस की बात हो रही है। जर्नल मतलब पूरे के पूरे। अब सभी गुड्स या सर्विसेज का प्राइस है तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो है वो पार्ट बनेगा। फर्स्ट 2 पॉइंट्स माइक्रो इकोनॉमिक्स के हैं और नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का है। ओके, आई होप आपको ये तीनों पॉइंट्स जो है वो क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास एग्रीगेट सप्लाई। सप्लाई का मतलब होता है हम कितना सामान जो है वो बेचने वाले हैं, वो सप्लाई होता है। सप्लाई सेल को कहा जाता है। एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल। अगर हमारे पास टोटल इकॉनमी में 100 प्रोड्यूसर्स हैं तो जब 100 प्रोड्यूसर्स का टोटल किया जाएगा वो टोटल कितना सामान बेचने को रेडी है उसे हम एग्रीगेट सप्लाई कहते हैं। हमने मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल में भी पढ़ा था एग्रीगेट सप्लाई के बारे में फर्स्ट पार्ट में। अगर आपको याद हो, अगर आपने नोट साथ साथ बनाए हैं तो आपको ज़रूर याद होगा कि एग्रीगेट सप्लाई जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो है वो पार्ट बनता है, क्योंकि इसमें एग्रीगेशन हो रहा है, टोटल हो रहा है। सो ये भी आपका जो पॉइंट है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट बनेगा। नेक्स्ट है हमारे पास कंजप्शन एक्सपेंडिचर बाय अ फैमिली हाउस होल्ड। फैमिली हाउस होल्ड में हम हमारे कंज्यूमर की बात करते हैं कि एक कंज्यूमर जो है वो किस तरह से अपने पैसे खर्च करना चाहता है। ओके, कंजप्शन एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कंजप्शन करने के लिए जो खर्चा किया जाता है उसे कंजप्शन एक्सपेंडिचर कहते हैं बाय अ फैमिली हाउस होल्ड। अब ध्यान रखना है यहाँ पे फैमिली हाउस होल्ड की बात हो रही है, मींस किसी एक कंज्यूमर, सिंगुलर में लिखा गया है होल्ड तो इट मींस एक कंज्यूमर की जो है वो बात हो रही है। अब एक कंज्यूमर ने कितना खर्चा करना है कंजप्शन पे, एक कंज्यूमर इंडिविजुअल यूनिट बन जाएगा और इंडिविजुअल यूनिट को जो है वो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। सो ये सेकंड पॉइंट जो है यहाँ पे आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट बन जाएगा, क्योंकि एक कंज्यूमर की बात हो रही है। अगर यहाँ पे प्लूरल में पूछा होता तो फिर ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट बन जाता। नेक्स्ट है हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स हमारी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कितनी है। ठीक है, कितने लोगों के पास काम नहीं है करने के लिए। हम कभी भी ये नहीं कहते कि हमारी इकॉनमी में 1% है जिसके पास काम नहीं है, ठीक है, या फिर 2% है जिसके पास काम नहीं है। जब लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं तो बहुत सारे लोग जो है वो एक ही टाइम पे अनएम्प्लॉयड होते हैं। तो ज़्यादा लोगों की बात हो रही है और पूरी की पूरी जो है वो इकॉनमी की बात हो रही है। ठीक है, तो ये जो है वो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो है वो पार्ट बनेगा, क्योंकि हम कैलकुलेट करेंगे कि टोटल हमारी इकॉनमी में कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं। सो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का लास्ट जो है वो पार्ट बनेगा। नेक्स्ट है हमारे पास गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट का मतलब होता है हमारी इकॉनमी को चलाने के लिए हमारी गवर्नमेंट जो है वो एक बजट बनाती है। बजट किसी एक प्रोड्यूसर के लिए नहीं बनाया जाता और किसी एक कंज्यूमर के लिए नहीं बनाया जाता, वो पूरी की पूरी इकॉनमी का बजट होता है। पूरी की पूरी इकॉनमी की बात हो रही है तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो है वो पार्ट बनेगा। गवर्नमेंट चाहे कंज्यूमर है चाहे प्रोड्यूसर्स हैं, सभी के लिए ही जो है वो एक बजट जो है वो तैयार करती है। एग्रीकल्चर के लिए भी उसे बजट तैयार करना है, इंडस्ट्री के लिए भी करना है, सभी लोगों के लिए उसे बजट तैयार करना पड़ता है एक। ठीक है, इसके ऊपर आपको सेपरेट चैप्टर भी है गवर्नमेंट बजट विच इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, सो जो गवर्नमेंट बजट है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट बनता है। नेक्स्ट है हमारे पास शुगर इंडस्ट्री। अब देखिए शुगर इंडस्ट्री है, यहाँ पे सिर्फ किसी एक इंडस्ट्री की बात हो रही है,
एक इंडस्ट्री है, इंडस्ट्रीज़ नहीं है। एक इंडस्ट्री है तो इट मीन्स इंडिविजुअल यूनिट बन जाएगा, इंडिविजुअल यूनिट है सो हम इसे माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो है वो स्टडी करेंगे। सो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो है वो पार्ट बन जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट स्टार्ट होता है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। एलोकेशन का मतलब होता है फाइंड आउट करना, ठीक है, या फिर ढूंढना, ठीक है। उसके लिए हम एलोकेशन वर्ड जो है वो यूज़ करते हैं। या अगर हमने कोई भी काम करना है, वो उस काम को करने के लिए हमें किन रिसोर्सेज की जो है वो ज़रूरत पड़ने वाली है, उसे हम जो है वो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कहते हैं। बेसिकली इसमें जो WH फैमिली के क्वेश्चंस हैं, व्हाट, व्हेन, वेयर एंड हाउ, इनके आंसर्स जो है वो हम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में फाइंड आउट करते हैं। बिकॉज ऑफ द स्कारसिटी ऑफ रिसोर्सेज, हमारे पास ऑलवेज रिसोर्सेज की स्कारसिटी होती है, कमी होती है, लिमिटेड होते हैं हमारे रिसोर्सेज। तो हम उन लिमिटेड रिसोर्सेज को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, उसे हम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में इंक्लूड करते हैं। मान लीजिए एक प्रोड्यूसर है जिसे कुछ भी पेंसिल्स प्रोड्यूस करनी है, ठीक है, तो फिर वो सबसे पहले काम क्या करेगा, सबसे पहले वो WH फैमिली के आंसर फाइंड करेगा, जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर एंड हाउ। वो इन क्वेश्चंस के आंसर फाइंड करेगा। व्हाट क्या करना है, व्हेन कहाँ कब करना है, वेयर कहाँ पे करना है, हाउ किस तरह से करना है, ठीक है। वो इन सभी क्वेश्चन के जो आंसर है वो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में फाइंड करता है, किसको कहाँ पे प्रोडक्शन करनी है, किसके लिए करनी है, किस वे में वो प्रोडक्शन करेगा, उसको क्या क्या सामान चाहिए होगा प्रोडक्शन करने के लिए, कैसे करेगा प्रोडक्शन। ये सभी आंसर्स जो है वो एक प्रोड्यूसर ढूंढता है। इन सभी के आंसर्स वही ढूंढ सकता है जिसने वो काम करना है। कोई ना कोई इंडिविजुअल ही जो है वो कोई ना कोई काम स्टार्ट कर सकता है। तो एक इंडिविजुअल की बात हो रही है जिसको रिसोर्सेज एलोकेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इंडिविजुअल यूनिट जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट जो है वो बन जाता है। इस तरह से एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट बनता है, क्योंकि इसमें एक इंडिविजुअल होता है जो रिसोर्सेज को एलोकेट करने की, फाइंड आउट करने की कोशिश करता है। सो ध्यान रखना है, ये इम्पॉर्टेंट है कि जो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है वो माइक्रो का पार्ट है या मैक्रो का। ऑलवेज ध्यान रखें ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो है वो पार्ट बनेगा। नेक्स्ट है हमारे पास एम्प्लॉयमेंट। आपको एम्प्लॉयमेंट वर्ड आ जाए या यूटिलाइजेशन आ जाए, दोनों का एक ही जो है वो मतलब है। एम्प्लॉयमेंट एंड यूटिलाइजेशन का मतलब होता है कि जितने भी रिसोर्सेज हमने एलोकेशन में फाइंड किए थे कि हम किन किन रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं, उन सभी रिसोर्सेज को हमने किस तरह से यूज़ किया है। अगर हमने लेबर लगाई है काम करने को, तो वो पूरी की पूरी लेबर कैसे हमने यूज़ किया, उसे पूरी के पूरी मशीनरी को हमने किस तरह से यूज़ किया, हमने लैंड को किस तरह से यूटिलाइज़ किया है, ठीक है, उसे हम एम्प्लॉयमेंट या फिर यूटिलाइजेशन में जो है वो इंक्लूड करते हैं। अब यहाँ पे सभी रिसोर्सेज की बात हो रही है, जितने रिसोर्सेज हमारे पास थे हमने उन सभी को कैसे यूज़ किया है। अब बहुत सारी चीज़ों की बात हो रही है, एक यूनिट की बात नहीं हो रही है। सो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो है वो पार्ट बनेगा। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज माइक्रो का पार्ट बनता है एंड एम्प्लॉयमेंट या फिर यूटिलाइजेशन आ जाए रिसोर्सेज की, वो मैक्रो का पार्ट बनता है, क्योंकि हम इसमें फाइंड करते हैं जितने भी रिसोर्सेज हमने काम करने के लिए लगाए, हमने उन्हें किस तरह से जो है वो यूटिलाइज किया है। लास्ट टॉपिक है हमारे पास ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, ठीक है, हम उनको किस तरह से और बेटर कर सकते हैं, उसे हम जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो है वो स्टडी करते हैं। जैसे लेबर है, लेबर को और किस तरह से जो है वो इन्हेंस किया जा सकता है, या फिर उनकी जो स्किल्स हैं उन्हें और कैसे रिफ़ाइन किया जा सकता है, ये ग्रोथ का जो है वो पार्ट बनेगा। टेक्नोलॉजी को और कैसे एडवांस किया जा सकता है ताकि प्रोडक्शन बेटर टू बेटर हो सके, इसे भी जो है वो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो है वो इंक्लूड करते हैं, जो ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज का पार्ट बनता है। कभी भी हम ये नहीं देखते कि सिर्फ किसी एक मशीन को ही जो है वो ग्रोथ मिले, या फिर कोई एक लेबर का कोई एक पर्सन है जो ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करे। हम हमेशा यही कोशिश करते हैं कि सभी की ही जो है वो इक्वली जो है वो डेवलपमेंट हो, ताकि हमारी जो इकॉनमी है वो बेटर वे में डेवलप हो सके। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो लर्नर।
लर्नर्स, आई होप आपको आज की वीडियो जो है वो काफ़ी हद तक क्लियर हो चुकी होगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।